मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने स्टडी किया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को नजदीक लेके जाते हैं एक अनचार्ज बॉडी के, तो अनचार्ज बॉडी पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। और फिर हमने क्या किया, अर्थिंग की, और अर्थिंग से उस बॉडी को क्या बनाया, परमानेंट चार्ज बनाया। और फिर हम लोग बात करते हैं सेपरेशन मेथड की। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन के नाम से। फिर हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, चलो बात करते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर होगा, एक अनचार्ज कंडक्टर, और दोनों को आपस में क्या करते हैं, फिजिकल टच में रखते हैं। और यहाँ चार्ज कंडक्टर से जो चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा, अनचार्ज कंडक्टर की तरफ जाता है। और दोनों के दोनों पे जो चार्ज बनेगा वो आधा आधा चार्ज बन जाता है। ऐसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। व्हेन a charged body is directly touched with an uncharged body, then due to equilibrium half charge of charged body is transferred to uncharged body. This type of process is known as charging by conduction. तो देखिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका आप यूज करोगे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। और एक सिंपल सा डिवाइस होता है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, दो मेटल फॉइल्स को किसके साथ जोड़ते हैं, एक मेटालिक रोड के साथ जोड़ते हैं। मैं सिंपल से तरीके से बताता हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए आपके पास एक मेटालिक रोड है, और यहां मैंने क्या किया, दो मेटालिक फॉइल्स को लिया। ऐसी जो अरेंजमेंट आप लोगों के पास वो क्या बन जाती है, एक इलेक्ट्रोस्कोप बन जाती है। ये मेटल फॉइल्स आपकी गोल्ड भी हो सकती है, एल्यूमिनियम भी हो सकती है। और अब लोग क्या करें, मान लीजिए इस मेटालिक रोड को किसी नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली टच में रखें, तो यहां क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से आधा चार्ज किन पे चला जाएगा, इन मेटालिक फॉइल्स के ऊपर चला जाता है। ऐसी प्रोसेस को ही आप लोगों ने नाम दिया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए, जैसे यहां मान लीजिए 4 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो यहां क्या हो जाएगा कि दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, दो इसके ऊपर बचेंगे, दो इसके ऊपर बचते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने लिखा है कि इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए यहां जो आधा चार्ज बॉडी से किसके ऊपर चला जाता है, अनचार्ज बॉडी के ऊपर चला जाता है। और हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहां सेम चार्ज है, तो देखिए इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया है। सेम चार्ज आने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इनके ऊपर आप कौन सा चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज देने के बाद अगर आप इसको किसी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच में रखोगे तो ये क्या करेगी, जो मेटालिक फॉइल्स हैं ये कन्वर्ज करती है। तो ये जो प्रोसेस हम लोगों के पास, ये प्रोसेस कहलाती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका एक एग्जांपल हम लोग ये भी देते हैं कि जैसे आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल बैटरी को चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो चार्जर को प्लग के अंदर कनेक्ट करेंगे और मोबाइल के साथ जोड़ते हैं, तब जाके क्या होगा कि मोबाइल की जो बैटरी है वो चार्ज होती है। तो यानी कि डायरेक्टली जो फिजिकल टच है वो जरूरी है इस तरह की प्रोसेस में। और ऐसा किसके केस में होगा, कंडक्टर के केस में होगा। यहाँ जो भी आपको चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडीज की बात की गई है ये आपके कंडक्टर्स है, मेटल्स है। तो यानी कि जो कंडक्शन है वो सिर्फ किसके केस में पॉसिबल है, कंडक्टर्स के केस में, मेटल्स के केस में पॉसिबल है। तो ये आपके जो तरीके थे ये चार्जिंग के तरीके मैंने आप लोगों के पास सबसे पहले डिस्कस किया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर हम लोगों ने स्टडी किया चार्जिंग बाय इंडक्शन, और आज हम स्टडी कर रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए इसके अलावा एक तरीका और होता है चार्जिंग का, जो हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, और वो टॉपिक होता है आपका पोलराइजेशन का टॉपिक। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग चार्जिंग कर सकते हो किसके द्वारा, पोलराइजेशन के द्वारा भी। अब पोलराइजेशन होता क्या है, इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और डिटेल में हम लोग इसको हमारी इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए पोलराइजेशन है क्या, हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, ड्राई हेयर्स में प्लास्टिक कॉम को रब किया, और आप लोगों को बताया गया है कि कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब हम इस प्लास्टिक कॉम को, जो कि नेगेटिव चार्ज है, छोटे छोटे जो पीस रहेंगे किसके, पेपर के, उनके नजदीक लेके जाते हैं, तो वो उन पीस ऑफ पेपर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या हुए हैं, चार्ज हुए हैं, इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। तो वो कैसे इलेक्ट्रीफाइड हुए, क्योंकि जो आपका पेपर है एक तरीके से क्या है, वो इंसुलेटर है। तो इसका मतलब जो पोलराइजेशन है आपका वो किसके केस में होगा, इंसुलेटर के केस में होगा। और जैसे मैंने क्या किया, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज कॉम को मैं नजदीक लेके गया किसके, पीस ऑफ पेपर के, तो वहां हम देखते हैं कि पीस ऑफ पेपर पे चार्ज डेवलप हुआ। वो कैसे चार्ज डेवलप होगा, यहां है तो ये एक तरीके से इंडक्शन जैसा ही टॉपिक हमारा, क्योंकि इस एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर वाले एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हुआ है, जो पीस ऑफ पेपर है ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। ऐसी ही प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हो, पोलराइजेशन नाम देते हो, जो कि किसके केस में होगा, इंसुलेटर्स के केस में होगा। और वो स्पेशल टाइप के जो इंसुलेटर्स हैं उनको हम लोग नाम देंगे डाइलेक्ट्रिक्स। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक है उनको दो टाइप में रखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि आप लोग चार्जिंग बाय पोलराइजेशन भी कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, जो चार्जिंग के तरीके हैं हमने स्टडी किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, या मैं आप लोगों को एक बार रिमेंबर करवा देता हूं कि मैंने आप लोगों को जो भी चार्जिंग के तरीके बताए हैं उनके अंदर जो क्या क्या मेन बातें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला केस। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला केस आप लोगों को बताया गया था, किसके केस में था, इंसुलेटर के केस में। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेटल्स के केस में स्पेशली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या इसका मतलब ये कभी भी मेटल के केस में क्या फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता? तो इसका आंसर नो भी नहीं आएगा, हो सकता है। और वो कब होगा, जब हम क्या करेंगे, उस मेटल ऑब्जेक्ट को, जो भी मेटल ऑब्जेक्ट्स आप रब करोगे, उन मेटल ऑब्जेक्ट्स को किसी इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ते हो और फिर उनको आप रब करते हो, तो इस दौरान क्या होगा, वो मेटल ऑब्जेक्ट्स भी फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं।
अगर आप डायरेक्टली अपने हाथ से इसको टच करोगे दोनों मेटल ऑब्जेक्ट्स को और फिर आप उनको रब करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो किसी प्रकार का कोई चार्ज प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि वो हमारी बॉडी से होता हुआ किस में चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के केस में आप इंसुलेटर्स को तो चार्ज कर ही सकते हो, साथ के साथ हम लोग यहाँ किनको चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर्स को हम लोगों ने क्या करना होगा, इंसुलेट करना होगा। और वो इंसुलेट करने का मतलब जैसा कि हमने किस में किया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले केस में किया था कि कंडक्टर को किसके ऊपर रखा था, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा था, तब जाके हम लोगों ने क्या किया था, उस कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाइड किया था, चार्ज किया था। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन स्पेशली एग्जिस्ट करता है किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में। लेकिन कंडक्टर्स के केस में भी क्या हो सकता है, चार्जिंग हो सकती है फ्रिक्शन के कारण। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग क्या करोगे, कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड या इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ते हो और फिर आप उनको आपस में रब करते हो, तब जाके क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। तो ये था आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का जो मेन कंसेप्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले केस की। चार्जिंग बाय इंडक्शन सिर्फ किसके केस में रहेगा, ये ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर्स। सिर्फ किसके केस में है, कंडक्टर्स के केस में। कोई इंसुलेटर के केस में चार्जिंग बाय इंडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्यों कह रहे हैं हम लोग यहां, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर जो चार्ज है वो मूव नहीं कर सकता है। तो इस कारण आप क्या करोगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है वो कंडक्टर के केस में ही अप्लाई करते हो। और ऐसे ही आपका जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है वो किसके केस में रहेगा, कंडक्टर्स के केस में रहता है। उसके बाद मैंने अभी एक प्रोसेस की बात की थी, पोलराइजेशन प्रोसेस की, और मैंने बताया आप लोगों को कि पोलराइजेशन है तो कैसा, ये इंडक्शन जैसा ही है। लेकिन पोलराइजेशन किसके केस में एग्जिस्ट करता है, इंसुलेटर्स के केस में एग्जिस्ट करता है। और वो स्पेशल टाइप के जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। तो यानी कि पोलराइजेशन किनके केस में रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में रहेगा। तो ये कुछ आपके रिजल्ट्स हैं जो चार्जिंग के टाइप पे हम लोग स्टडी करते हैं। और मेन पॉइंट्स की मैंने बात बताई आप लोगों को, ये डाउट ना रहे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या इंसुलेटर के केस में है, कंडक्टर के केस में नहीं हो सकता। कंडक्टर के केस में हो सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या किया जाए, उन कंडक्टर्स को इंसुलेट किया जाए। और इंसुलेट करने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग क्या करें, उन कंडक्टर्स को किसी इंसुलेटिंग मीडियम से पकड़ें और फिर उनको आपस में रब करें, तब जाके वो कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं। और फिर मैं बात करूंगा यहाँ इंडक्शन की सिर्फ कंडक्टर के केस में, कंडक्शन की सिर्फ कंडक्टर के केस में, और पोलराइजेशन जो कि इंडक्शन जैसा ही कंसेप्ट है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में एग्जिस्ट करता है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आपके चार्जिंग के कंसेप्ट। मैंने एक बार आपको फिर से इनको रिवाइज करवा दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल शब्दों में आपको ये लिखा मिलता है सिर्फ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके कारण हम उस मैटर के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जान पाएंगे। मैंने क्या कहा कि ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक शब्द का मतलब जन्मजात स्वाभाविक गुण, जो किसी वस्तु के अंदर स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हो। या ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके कारण हम लोग
उस मटेरियल बॉडी के, उस मैटर के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जान पाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे पार्टिकल को ही आप लोग नाम देते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और a particle by which we know about electrical and magnetic behaviors of material objects। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसके कारण आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जान पाते हो, या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का वो स्वाभाविक गुण जिसके कारण आप उसके इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जान पाओगे, तो ऐसे पार्टिकल को, प्रॉपर्टी को आप लोग नाम देते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक प्रोफेसर होते हैं डूफे नाम से, वो कहते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो तरीके से है, विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी, रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी वो ग्लास रोड को जब किसके साथ रब करता है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता है, तब बोलता है। विट्रियस शब्द का लैटिन लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है ग्लास। और रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी होती है जब वो एम्बर होता है रेजाइन ऑफ ए ट्री, यानी किसी पेड़ की छाल को जब किसी फर के साथ या फनल के साथ रब करता है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को उसने रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और डूफे के अनुसार जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है वो टू फ्लूइड थ्योरी का कंसेप्ट है। टू फ्लूइड थ्योरी का कंसेप्ट का मतलब उसने माना था कि यहाँ दो तरह के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर आते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, और वो कहता है कि यहाँ सिर्फ एक तरह का चार्ज पार्टिकल ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर उस चार्ज पार्टिकल्स की एफिशिएंसी हो जाती है, तो वो बॉडी क्या करती है, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज को प्राप्त करती है। अगर उस किसी बॉडी के ऊपर उस चार्ज पार्टिकल की या उस पार्टिकल की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को प्राप्त करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैंने यहां अब तक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनके बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1895 के आसपास थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है, और 1887 के आसपास ई गोल्डस्टीन हमें प्रोटीन के बारे में बताता है। और जो ये आपकी घटनाएं हैं, जो डूफे थ्योरी है आपकी, या बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो थ्योरी है, ये आपकी 18वीं शताब्दी की थ्योरीज हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग यहां स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव है नेचर के अंदर, यानी कि या तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो आपका पॉजिटिव होगा नेचर में या नेगेटिव होगा। तो हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेयर करते हैं, रिपेयर ईच अदर।
और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम बात करेंगे रिपल्शन की डायरेक्शन हमेशा कैसे दिखाई जाएगी और अट्रैक्शन की डायरेक्शन हमेशा कैसे दिखाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं लाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं यहां, यानी कि दोनों चार्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स देगा, तो यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। ऐसे ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ फोर्स देगा, तो उसके कारण लगेगा फोर्स इस तरफ। तो हम लोग अगर देखें बॉडी से हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन है रिपल्सन की, यानी कि डायरेक्शन है वो कैसी है, आउटवर्ड। तो आपका जो रिपल्सिव फोर्स रहेगा वो नेचर में कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, नॉर्मली आउटवर्ड लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं रिपल्सन इज नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स है ये नेचर के अंदर। अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस की, यानी कि एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यानी कि अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई, इस तरफ आई। तो ये कैसी डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन है। ऐसे ही ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा वो नॉर्मली इनवर्ड रहती है। तो अट्रैक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, जो चार्ज है आपका वो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और साथ में ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों हम कह रहे हैं कि चार्ज हमारा एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर जाके एक रिलेशन को ऑब्टेन करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है वो करंट की प्रोडक्ट टाइम के साथ। और आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर करंट भी हमारा कैसी क्वांटिटी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो प्रोडक्ट है या आप डिवीजन की बात करोगे तो वो आपको क्या बताती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताती है। तो हम लोग कहेंगे कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है, कैपिटल ए हम करंट के लिए यूज करते हैं और कैपिटल टी किसके लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे। तो ये चार्ज का क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। तो हमने कहा कि चार्ज क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, साथ में ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए टी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। फिर हम लोग बात करें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है नेचर में वो एडिटिव होता है, इट इज एडिटिव इन नेचर। देखिए अगर मैं किसी बॉडी की बात करूं तो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो मान लीजिए आपके पास +5 क्यू है, -6 क्यू है, +7 क्यू है। तो मैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, इन सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम करूंगा। तो यही चार्ज की कौन सी नेचर है, एडिटिव नेचर है। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, एडिटिव रहेगा। टोटल चार्ज हमेशा अलजेब्रिक सम से बताया जाएगा। तो यहाँ टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू से मैं डिनोट करता हूं
और टोटल चार्ज यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 5 क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस क्यूब प्लस 7 क्यूब, कितना बचेगा ये 6 क्यूब, तो प्लस 6 क्यूब यहाँ टोटल चार्ज है। अब आप ये बॉडी के केस की बात की है मैंने, तो बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज यानी कि चार्ज निकाला जाता है वो हमेशा टोटल से बताया जाता है, नेट चार्ज बताया जाता है। तो यानी कि ये किसके केस में होगा, हमेशा बॉडी के केस में रहेगा। अगर मैं बात करूं चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग कैसे बता देंगे, माइनस ई से बता देंगे। प्रोटॉन पे मैं अगर चार्ज की बात करूंगा तो मैं किससे बता दूंगा, प्लस ई से बता दूंगा। अगर आपका पार्टिकल का केस है तो वहां टोटल चार्ज जो है माइनस ई या प्लस ई की फॉर्म में मिलेगा आपको, और बॉडी के ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो हमेशा हम कैसे निकाल लेंगे, अलजेब्रिक सम से निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पार्टिकल लेवल पे और बॉडी लेवल पर। तो चलिए अब हम अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन के अंदर क्या शब्द आता है, क्वांटिटी शब्द आता है। और आपको पता है कि दो तरह की नेचर होती है, क्वांटिटेटिव नेचर जो अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, क्वालिटेटिव नेचर जो क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहां क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमें चार्ज की अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और हम कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज का मल्टीपल रहता है। तो चलिए आप लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, आप लोगों के पास स्मॉल ई आएगा और यही हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल ई है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज की जो सबसे कम मेजरेबल वैल्यू है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या रहेगी, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है ये हमारे पास, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये चार्ज की वो कम से कम वैल्यू है जिसका नेचर के अंदर क्या है, फ्री एग्जिस्टेंस है। यानी कि ये वो चार्ज की कम से कम मेजरेबल वैल्यू जिसका नेचर के अंदर क्या होगा, फ्री एग्जिस्टेंस होगा, उसको आप लोग नाम देते हुए एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग इसको लिखते हैं माइनस ई से, और प्रोटॉन के केस में हम लोग इसको लिखते हैं प्लस ई से। तो चलिए अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए लिखते हैं, इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट of electric charge on a material body which is equal to
इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट के बारे में, जो कि किसके बराबर है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई। तो हम चार्ज का जो सिंबल लेते हैं वो क्यू से लिखते हैं, आप इसको स्मॉल क्यू से भी या कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हो। ये हम लोग चार्ज का सिंबल यूज करेंगे, और जो कि हम लोगों के पास किसके इक्वल है, n इंटू ई के इक्वल है। और यहाँ प्लस साइन प्रोटॉन के लिए यूज किया जाएगा और माइनस साइन आपका इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया जाता है। तो किसी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, वो प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में हो सकता है। और यहाँ जो आपका n है वो इंटेग्रल मल्टीपल है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 सो इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये आपका n की वैल्यूज हम लोग लिखेंगे यहाँ इस केस में। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये चार्ज की किस नेचर के बारे में बताता है, हमें क्वांटम नेचर के बारे में बताता है। अब वो क्वांटम नेचर कैसे है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग कहते हैं कि जो लाइट है या फोटोन है जो आपका, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। और लाइट के अंदर क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ऐसे ही किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर पैकेट्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी जो नेचर है चार्ज की, ये डिस्क्रिएट नेचर भी रहेगी, यानी कि जो चार्ज है वो किसी बॉडी पे अलग अलग अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये क्वांटम नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्रीट नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यानी कि ये चार्ज जो रहेगा किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कौन से लेवल पे लागू रहेगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर लागू रहता है। इसको ओबे किया जाएगा कौन से लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको ओबे किया जाता है। अब हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफरेंस की अगर, तो जैसे हम मानते हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, ये कंप्लीट एक रूम है और मैंने क्या कंसीडर किया, एक ग्लास को कंसीडर किया, और मैंने बोला आप लोगों को कि यहां इस रूम के अंदर भी राइस पार्टिकल्स हैं और इस ग्लास के अंदर भी क्या है, राइस पार्टिकल्स हैं। और मैं मानता हूं कि एक राइस पार्टिकल किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और मैं आप लोगों को बोलूं कि रूम के अंदर और ग्लास के अंदर आप लोग क्या करो, राइस पार्टिकल्स को कैलकुलेट करो, इनको गिन के बताओ। तो हमारे लिए आसान कहां है, इस ग्लास के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उन राइस पार्टिकल्स को आसानी से गिन सकते हैं। और हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है किसके केस में, रूम के केस में कितने राइस पार्टिकल हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर चार्ज को निकालना है, चार्ज को काउंट करना है, तो वो सिर्फ आप कौन से लेवल पे कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर सकते हो। हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये सिर्फ कौन से लेवल पे लागू होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लागू होता है। दोबारा से सुनिए, मैंने क्या किया, ग्लास कंसीडर किया, एक रूम को कंसीडर किया और उनके अंदर किसको फिलअप किया, राइस पार्टिकल्स को फिलअप किया, ग्लास में भी और रूम के अंदर भी। और मैंने माना कि एक राइस पार्टिकल किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप गिन के बताओ राइस पार्टिकल रूम में कितने हैं और उस ग्लास के अंदर कितने हैं। तो आप आसानी से, और आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान रहेगा किसके अंदर गिनना, ग्लास के अंदर गिनना, और लगभग मुश्किल हो जाता है किसके अंदर, रूम के अंदर गिनना। तो इसी तरीके से अगर मैं चार्ज पार्टिकल्स को गिनने के लिए बात करूं, तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, यानी कि ग्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को गिन सकते हैं।
तो इसीलिए जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि एटॉमिक लेवल पे लागू होता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो ये बोर्ड है ये किन से मिलके बना है, मान लीजिए जो भी एटम है यहाँ, तो वो कोई वुड के एटम से मान लीजिए, तो आप एक वुड के एटम के अंदर क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को गिन सकते हो। पूरे के पूरे बोर्ड के अंदर आप ये नहीं पता कर पाओगे कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लागू रहेगा। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये किस पे है, यूनिवर्सल लेवल पे लागू होता है। तो इजीली नेचर में एक ऐसा लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ रहेगा, एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी रहेगी ये। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कैसी प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात करें, मैंने बोला कि E की जो फ्री एग्जिस्टेंस वैल्यू है वो सिर्फ ये है। अब इससे छोटी वैल्यू जो चार्ज की वो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। तो हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स हमें कहती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी चार्ज की फ्रैक्शनल यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। अब ये तो आपकी क्या है, एक तरीके से इंटीग्रल यूनिट है चार्ज की, जो स्मॉलेस्ट ई है, और हम बात कर रहे हैं चार्ज की कौन सी यूनिट की, फ्रैक्शनल यूनिट की। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बने हैं वो किन से मिलके बने हैं, क्वार्क्स नाम से पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बने होते हैं। तो ये जो क्वार्क्स नाम से जो पार्टिकल्स आपके, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और ये 6 पार्टिकल होते हैं आपके। जैसे कि हम लोग बात करेंगे अप, टॉप, और आपका चारों पार्टिकल्स, ऐसे ही डाउन, ब्यूटी, और आपके स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं ये, और इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। और एक प्रोटॉन कैसे बना होगा, यू डी, यानी कि 2 अप और एक डाउन, जो क्वार्क है वो मिलके बनाता है किसको, प्रोटॉन को। और एक न्यूट्रॉन कैसे बना है, एक अप 2 डाउन पार्टिकल से मिलके। अब ये अप पे जो चार्ज प्रेजेंट हो सकता है वो +2e/3 हो सकता है, और डाउन पे जो चार्ज प्रेजेंट हो सकता है -e/3 हो सकता है। अगर आप ऐड करोगे यहाँ, आपके पास क्या है, 2 अप पार्टिकल है, एक डाउन पार्टिकल है, तो आपको वो चार्ज कितना देगा, E के बराबर चार्ज देता है, +E के बराबर चार्ज। और आप 2 डाउन पार्टिकल की बात करोगे और एक अप पार्टिकल की बात करोगे तो वो टोटल चार्ज कितना देगा, आपको 0 चार्ज देगा। आप चाहे ऐड करके देखो, यहाँ 2e/3 +2e/3 और -e/3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल आ जाता है। और मैं बात करूं, एक अप पार्टिकल हमारे पास 2e/3 और 2 डाउन पार्टिकल है हमारे पास, ये कितना चार्ज दे देगा, हमें 0 चार्ज दे देगा। अब जो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है क्वार्क नाम से, उनसे मिलके बने हुए हैं। लेकिन जो ये वैल्यूज है चार्ज की, ये फ्रैक्शन के अंदर है, और फ्रैक्शन के अंदर जो चार्ज की वैल्यू का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इनका क्या नहीं है नेचर में, नो फ्री एग्जिस्टेंस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो किन से मिलके बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने हैं, और वो जो आपके 2 अप और एक डाउन प्रोटॉन को बनाता है, एक अप 2 अप एक डाउन प्रोटॉन को मिलके बनाता है, और एक अप 2 डाउन पार्टिकल मिलके बनाते हैं किसको, न्यूट्रॉन को। अब बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपने आप में खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और एलिमेंट्री पार्टिकल से ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एटम्स, एटम्स किन से बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। और जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हुए हैं ये भी कुछ पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, जिनको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हो। ऐसे बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिनसे हमारा ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है। और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में ऐसे बहुत से असंख्य एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस रहता है। तो आप लोगों को ये बताना था कि +E -E और जो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म है इनके अंदर क्या डिफरेंस है। जो E आपका, इसका नेचर के अंदर क्या है, फ्री एग्जिस्टेंस है,
लेकिन जो आपकी +2e/3 -e/3 इनका नेचर के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमेशा आपको कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे यहाँ 2 अप 1 डाउन, यहाँ 1 अप 2 डाउन, ये कंबाइंड फॉर्म है। तो ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जो आपके चार्ज की फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं और जो आपकी चार्ज की जो एलिमेंट्री वैल्यू है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज है, इसका फ्री एग्जिस्टेंस है नेचर के अंदर, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये चार्ज की एलिमेंट्री यूनिट है, जिसका नेचर के अंदर क्या है? फ्री एग्जिस्टेंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्ज की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। और चार्ज की अगली प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्वेशन को ओबे करता है। और इससे संबंधित एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि चार्ज कैसे कंजर्वेशन को ओबे करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? ओबे करेगा। तो 6 प्रॉपर्टी है इसकी, ये कंजर्वेशन को क्या करता है? ओबे करता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था किसके बारे में? ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना था? 0 था। और आफ्टर रबिंग जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे आता है उतना नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है? सिल्क क्लॉथ के ऊपर आता है। और तब भी टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल चार्ज फिर भी कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। रबिंग से पहले भी कितना था? 0 था। और रबिंग के बाद भी कितना होता है? 0 होता है। तो ये चार्ज का कंजर्वेशन है। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है नेचर में वो इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट शब्द का मतलब जो ना बदले, और हम बदलने की बात करते हैं एक रेस्ट वाली सिचुएशन में, एक मोशन वाली सिचुएशन में। अगर मैं चार्ज रेस्ट में बात करता हूं और चार्ज की मोशन में बात करूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, यहां अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, उसके ऊपर -e चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है उसके ऊपर भी चार्ज कितना है? -e है। तो ये चार्ज का कैसा नेचर रहेगा? इनवेरिएंट नेचर रहेगा। अगर मैं मास के साथ कंपैरिजन करता इसका, तो मास आपका क्या है? इनवेरिएंट नहीं है नेचर में, वो वेरी करता है मोशन के साथ। और आप लोग इसे फिजिक्स के अंदर स्टडी करोगे, रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला, और रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला हमें कहता है कि जो मास मोशन के अंदर है वो m से डिनोट किया मैंने, वो बराबर है किसके? m0 जो मास रेस्ट में था और डिवाइड बाय √1 - v²/c²। और यानी कि ये है m क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ क्या करता है? v स्पीड के साथ क्या करता है? मूव करता है। और m0 क्या है? जब वो ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था। ये मास की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ इस केस में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके बराबर हो जाए? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में v²/v² 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। और m ऐसी कंडीशन में कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि जो मास है वो मोशन में इंक्रीज होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। तो चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? अब अगली प्रॉपर्टी, अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्या करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है। इसको रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो हमारे पास कुछ यूनिट्स आएंगे, जैसे 4th यूनिट में 5th यूनिट में हम लोग चार्ज के एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और अगर चार्ज एक्सेलरेशन में है तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो किसको रेडिएट करेगा? एनर्जी को रेडिएट करता है। हालांकि मास के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मास चाहे आपका एक्सेलरेशन में है या वो रेस्ट में है, वो किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपका ऑसिलेशन में है, अगर वो एक्सेलरेशन में है, तो एनर्जी को रेडिएट करता है। आप लोग इससे संबंधित जो कंसेप्ट है वो स्टडी करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से कंसेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ऑसिलेशन में है, एक्सेलरेशन में है, तो वो किसको रेडिएट करता है? एनर्जी को रेडिएट करता है।
तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और मैंने साथ में आप लोगों को बताने की कोशिश की है मास के साथ इसका क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्जिंग के कंक्लूजन पॉइंट के बारे में, और वो चार्जिंग के लिए ऐसा कौन सा पार्टिकल था जो वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है। देखिए अगर मैं बात करूंगा कंडक्टर के केस की स्पेशल, तो कंडक्टर के केस में सिर्फ एकमात्र एक पार्टिकल ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और वो पार्टिकल आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां लाई करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। अब यहां इनके बीच में ना तो किसी प्रकार का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता, क्योंकि इनके एक के ऊपर चार्ज 0 है, एक के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन आपका एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, मास के साथ। जैसे आपका फोटोन है, फोटोन का रेस्ट में मास कितना होता है, 0 होता है, और फोटोन पे कोई चार्ज भी नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई मास लेस पार्टिकल है तो वो चार्ज लेस पार्टिकल भी होगा। ये याद रखना आप लोगों ने, मैंने क्या बोला है, अगर आपका कोई मास लेस पार्टिकल है तो वो चार्ज लेस पार्टिकल भी होगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मास वाला पार्टिकल चार्ज भी रखेगा। जैसे न्यूट्रॉन है उसके पास मास है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास मास है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मास के साथ ये क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज को रखता है। अगर मैं इनके बीच में बात करूं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इसके बीच में हो सकता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर कि इनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, और जो युकावा थ्योरी आप लोगों को बताई गई थी। अब यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये दोनों पार्टिकल्स, या जो आपके न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन किसको छोड़ के नहीं जा सकता, यहां सिंपल कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा। अब बात करें हम लोग किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसे था, के सेल के अंदर, फिर हम लोग बात करें एल सेल में, फिर एम सेल में, ऐसे आपकी सबसे लास्ट वाली सेल जो आउटरमोस्ट सेल है। और आप लोगों को बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग पढ़ते हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या है, और अट्रैक्शन है। और आप लोग एक टॉपिक आएगा हमारा कूलॉम फोर्स, और कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बताता है कि जो ये फोर्स है डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। तो सबसे लास्ट वाली सेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल कम होता है। और इस कारण क्या होता है कि कोई भी एनर्जी सोर्स है या कोई भी आपका अटैकिंग सोर्स है, वो सबसे पहले अटैक किसके ऊपर करेगा, वैलेंस सेल के ऊपर अटैक करता है। और जिस कारण क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपनी वैलेंस सेल को छोड़ देते हैं। और यही पार्टिकल यहां मेटल्स के केस में किसके लिए रिस्पांसिबल है, चार्जिंग के लिए रिस्पांसिबल है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पांसिबल